काली अपने घर में बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ पर दुर्गा आती है और काली को इस तरह से रोते हुए देखकर वो उससे बोलती है। काली, मुझे पता है कि मैंने पहली बार तुझ पर हाथ उठाया है, इसीलिए तू दुखी है, लेकिन तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? देखा नहीं झुमरी बहन ने तुझे सभी गांव वालों के सामने कितना भला बुरा कहा? वो तेरे रंग को बीच में ला रही थी। काली, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि झुमरी काकी ने मुझे क्या कहा या आपने मुझे मारा। मुझे इस बात का दुख है कि आपने मुझे सारे गांव वालों के सामने मारा। कोई मेरा साथ दे ना दे माँ, लेकिन आप मेरी माँ हैं। आपको तो मुझे समझना चाहिए था। मैं कुछ भी बेवजह नहीं करती हूँ, ये आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। आप नहीं जानती वो रज्जो सरपंच काका की बेटी रज्जो नहीं, बल्कि कोई और ही है। इसलिए मैं उसे मंदिर लेकर जाना चाहती थी ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने ला सकूं। काली की बातों को सुनकर दुर्गा को बहुत अचंभा होता है। वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर काली ऐसा क्यों कर रही है। तभी वो काली के आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहती है, आखिर तू ये कैसे कह सकती है? शायद ये तेरा वहम है। वो सरपंच जी की बेटी है और अभी ही तो शहर से आई है, और तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है कि वो रज्जो नहीं है? यही तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ माँ। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि रज्जो का असली चेहरा वो नहीं जो आप लोग देख रहे हैं। काली, काली क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? पता नहीं माँ, अचानक से बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। कमजोर तो होगी ही ना। खाने पीने से ज्यादा तेरा ध्यान गांव की मुसीबतों पर रहता है। खुद से पहले तो तू गांव वालों के बारे में सोचती है। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए बाहर से नारियल पानी लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आप मुझे छोड़कर मत जाओ। कहीं ये कमजोरी मेरे गले पर लगे उस जख्म की वजह से तो नहीं है जो खोपड़ी से लड़ाई करते हुए मुझे लगा था। पर छोटी सी चोट भला मुझे इतनी तकलीफ कैसे दे सकती है? ठीक है, पर अपना तू ध्यान रख। काली, तू ठीक रहेगी तभी तो गांव वालों का भला सोचेगी ना। तेरे लिए तुझसे पहले गांव आता है, लेकिन मेरे लिए इस गांव से पहले मेरी बेटी आती है। तू आराम कर। दुर्गा काली के साथ सो रही थी, पर काली की आंखों में नींद नहीं थी। काली की आंखों के सामने वो खोपड़ी और रज्जो ही बार बार आ रहे थे। काली करवटें ले रही थी। तभी वो अचानक उठकर बैठ जाती है, जिसके बाद काली पानी पीने के लिए उठती है। काली पानी पी रही थी। तभी काली की गर्दन में दर्द होता है। ये दर्द, क्या करूं मैं इस दर्द का? ये छोटा सा दर्द, ये जख्म मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? काली खुद से ये बात बोल ही रही थी कि तभी काली की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेसुध होकर बेहोश हो जाती है। नागलोक में शिवन्या शिवलिंग के पास बैठकर अपनी तपस्या कर रही होती है। तभी शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकलता है। उस तेज प्रकाश से भोलेनाथ प्रकट होते हैं। भोलेनाथ को खुद के सामने देखकर शिवन्या अपने दोनों हाथों को जोड़ती है और देवों के देव महादेव को नागिन शिवन्या का प्रणाम। शिवन्या, तुम यहाँ अपनी तपस्या में विलीन हो और वहाँ धरती पर तुम्हारी सखी, तुम्हारी बहन काली को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारी बहन संकट में है शिवन्या, वो तुम्हें स्मरण कर रही है। शिवन्या, जाओ अपने कर्तव्य को पूरा करो। भोलेनाथ अपनी बात पूरी कर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो वहीं शिवन्या अपनी आंखें बंद करती है और पृथ्वी लोक पर काली के घर आ जाती है, जहां वो देखती है कि काली जमीन पर बेहोश पड़ी है। शिवन्या, गर्दन, जहर, खोपड़ी। हाँ काली, तुम चिंता मत करो। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। शिवन्या अब काली के गले पर उस जख्म को देखती है और उस गहरे से जख्म को देखकर शिवन्या अब खुद से कहती है, ये जख्म तो काफी गहरा लग रहा है। ये जख्म देखने में तो कोई मामूली जख्म नहीं लग रहा। हो ना हो इसकी वजह से ही काली की ये हालत हो रही है। आखिर ये चोट किसके द्वारा दी गई है? और काली के साथ ऐसा भी क्या हुआ था जो काली इतनी कमजोर हो गई है? शिवन्या अब अपनी आंखें बंद कर काली की गर्दन पर हाथ रखती है। तो ये उस दुष्ट खोपड़ी का दिया जख्म है। तुम चिंता मत करो काली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आखिर जहर ही जहर को काटता है। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ हमेशा है। शिवन्या अब अपनी आंखें बंद कर अपने अर्धनागिन अवतार में आती है, जिसके बाद वो काली के गर्दन पर डसकर
उसके गर्दन का जहर चूसने लगती है। वो उसके जहर को निकाल ही रही थी कि तभी दुर्गा भी नींद में काली को तलाशने लगती है, पर काली उसको नहीं मिलती, जिस वजह से दुर्गा की आंखें खुल जाती है और वो काली को ढूंढने के लिए जैसे ही इधर उधर देखती है, वैसे ही उसकी नजर सांप की पूंछ पर पड़ती है। दुर्गा अब थोड़ी आगे जाती है, जहां वो देखती है कि काली बेहोश पड़ी है और एक नागिन है जिसने काली को जकड़ा हुआ है और वो उसकी गर्दन पर डस रही है। कौन हो तुम? दुर्गा की आवाज सुनकर शिवन्या पीछे पलटती है। शिवन्या को देखकर दुर्गा हैरान हो जाती है। तू तो काली को खुद का दोस्त बताती थी ना, पर तू दोस्त की आड़ में एक नागिन निकली जो अपनी ही दोस्त का खून पी रही है। अभी आंटी को कुछ भी समझाना सही नहीं होगा, इसलिए आंटी की बातों को नजरअंदाज कर काली के जहर को निकालकर उसे बचा शिवन्या। शिवन्या दुर्गा की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और एक बार फिर से वो काली की ओर घूमकर उसके जहर को निकालने की कोशिश करती है। दुर्गा शिवन्या का हाथ पकड़कर खींच लेती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उस दिन तो खुद को बहुत मेरी बेटी का दोस्त बता रही थी, पर तेरा असली चेहरा देखकर मुझे पता चल चुका है कि तू मेरी बेटी की कोई दोस्त नहीं। निकल जा यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी जी, मेरी बात सुनिए, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर तो काली की जान। क्या मेरी बेटी की जान लेने आई थी? तेरे साथ कुछ बुरा करूं उससे पहले तू यहाँ से चली जा, नहीं तो एक माँ किस हद तक जा सकती है ये तुझे आज दिखा दूंगी मैं। दुर्गा अब शिवन्या को धक्के मारकर बाहर करने लगती है, पर तभी शिवन्या को गुस्सा आता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह जब काली की आंखें खुलती है तो वो खुद को बिस्तर पर पाती है और अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखती है। दुर्गा उसके गले के जख्म को सहलाते हुए कहती है, पता नहीं कैसा निशान दे गई मेरी बेटी के गले पर वो नागिन, उसी की वजह से मेरी काली की ये हालत हुई है। माँ, आप कहीं शिवन्या की बात तो नहीं कर रही? वो यहाँ आई थी क्या? कौन शिवन्या? वो सपोली जो कल रात तुझे जान से मारने आई थी। उसने कल रात जो हरकत की है ना, उसके लिए मैंने उसे एक जोरदार तमाचा लगाया है और उसी वक्त घर से निकाल दिया। क्या? पर क्यों माँ, आपने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? वो मेरी दोस्त है, ये बात तो आप भी जानती हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुझे कोई नुकसान हो। वो तो कल रात मैंने देख ही लिया। तेरी वो दोस्त तेरी जान की दुश्मन बनकर तेरी जान लेने आई थी, और वो तेरी दोस्त नहीं बल्कि एक नागिन है, नागिन। लगता है माँ ने शिवन्या को कल रात उसके असली रूप में देख लिया है, तभी वो ऐसा कह रही हैं। अब लगता है माँ को शिवन्या के सच के बारे में बताना ही होगा। काली अपने मन में ये सब सोच रही थी कि तभी दुर्गा प्यार से उसके सर पर अपना ममता भरा हाथ फेरती है। भगवान का शुक्र है तू ठीक है काली। माँ, जिसके बारे में आप इतना बुरा भला कह रही हैं, वो मेरी जान लेने नहीं बल्कि मेरी जान बचाने आई थी। वो एक नागिन है और ये बात मैं बहुत पहले से जानती हूँ। आपको पता है, ये जख्म मुझे उसने नहीं दिया बल्कि उस खोपड़ी ने दिया है। यानी वो नागिन तेरी यहाँ मदद करने आई थी और मैंने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। नितिन अपने फोन में रज्जो की फोटो को निहारते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी नील और मुकेश वहाँ आते हैं और फोन में रज्जो की फोटो को देखकर कहते हैं, ओयो, ये आया, ये आया। क्या बोल रहा है? दिख नहीं रहा? ये नितिन रज्जो की फोटो को देख रहा है, पर इसके पास ये फोटो आई कहाँ से? फेसबुक से डाउनलोड की तुमने? पर इसके पास तो इंटरनेट और दिमाग दोनों नहीं है, फिर कैसे? तुम दोनों तो तोई ताम नहीं है था। तब दे तो मेले तो कूनते पल तो तीन ने तले आते हो। 2 मिनट तांती त नहीं बिताने देते मुझे। ले मेली लद्दो थी पोतो ते तात देखो तमें बिताना था। अब ललती मिले पात नहीं लाती तो पोतो तो लेने दो तम ते तम। मुझे तमें तिती ते नहीं मिलना। क्या छीलना है? कहीं रज्जो के प्यार में बावरा होकर अपने हाथ छीलने की बात तो नहीं कर रहा ये? देख नितिन, मैं तुझसे बिल्कुल सही बात बोलूंगा। तुझे जो भी छीलना है बाद में छीलना, लेकिन अभी अपने प्यार को पाना है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे DDLJ में ऋतिक लड़ा था, कल हो ना हो में सलमान लड़ा था और बागबान में अक्षय कुमार लड़ा था। ये और हुई है ये। क्या बोल रहा है? देख मेरे भाई, मैं तेरे को अच्छी सलाह दे रहा हूँ। तू रज्जो के सपने देखना छोड़ दे।
अबोनिता के बाद वो ही गांव की सबसे सुंदर लड़की है और हर सुंदर लड़कियों को तो कृषि पसंद आता है। मैं तो कह रहा हूँ तू रज्जो का सैया नहीं भैया बनेगा, भैया। और रज्जो की डोली जाएगी पंचायत ऑफिस। इसीलिए अभी भी समझा रहा हूँ, रज्जो के सपने देखना छोड़ दे। ये तुप एकदम तुप। तुम दोनों भाई नहीं तताइयो। भाई थी बलात निकालने थी दादा, उतनी हल्ती वाली बातें तल रहे हो। ओ लुतलित को तो मैं बोलता लाता हूँ, मेरी लद्दों ते दूर लाते बिता दूंगा लाते। नितिन गुस्से में अपने दोनों भाइयों को दोनों तरफ से साइड करते हुए बीच में से निकल जाता है और नील और मुकेश भी आग में घी डालकर हाथ सेकने के लिए निकल जाते हैं। अनिरुद्ध हवन कुंड के पास बैठा अपनी साधना कर रहा था। कुछ देर बाद अनिरुद्ध अपनी आंखें खोलता है और एक बीज को हाथ में लिए खुद से बोलता है, बस आज की रात और कल तू मेरे पास होगी। कल होगा मेरा आखिरी प्रहार और इन गांव वालों के साथ होगा तेरा भी अंत। तुझे बहुत शौक है ना सबका मसीहा बनने का। अब देखता हूँ मैं कि तुझे मुझसे कौन बचाता है। कल ग्रहण लगेगा और कल के दिन होगा इस गांव का आखिरी दिन। आज किशनगढ़ में सूरज तो निकला था, पर सूरज की किरण किशनगढ़ गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। बस यही देखकर रज्जो खुश होते हुए खुद से बोलती है, आज होगा इस गांव और उस नकाब वाली का अंत। आज ना तो नकाब वाली बचेगी और ना ही ये किशनगढ़। रज्जो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर झुमरी आने लगती है और रज्जो को खुद से बातें करते हुए देखकर कहती है, लगता है ये काली से लड़ाई के बाद पगला गई है। ग्रहण देखकर काहे खुश हो रही है। झुमरी अपने हाथों में प्रसाद लिए रज्जो के पास आती है और उसको प्रसाद देते हुए कहती है, बिटिया ये लो प्रसाद। काहे कि आज ग्रहण लगा हुआ है और आज मंगलवार भी है। तो मुझे नहीं खाना कोई प्रसाद व्रसाद, और हाँ मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। बहुत हो गया, मेरी इस गांव में इतनी बेइज्जती हुई है। इससे तो अच्छा होता है कि मैं यहाँ आती ही नहीं। मुझे ना तो ये गांव पसंद है और ना ही यहाँ के लोग। पर बिटिया इसमें प्रसाद फेंकने वाली क्या बात थी। देखो बिटिया, नाराजगी इस तरह प्रसाद और खाने पे ना ही निकालते। काहे कि अगर अन्न देवता हमसे नाराज हो गए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ। मुझे इस गांव को कुछ भी पसंद नहीं है, ना तो यहाँ के लोग और ना ही यहाँ का खाना पीना। इसलिए अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। रज्जो गुस्से में अपने पैरों को पटकते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है और झुमरी अपनी बेटी का ऐसा बर्ताव देखकर उसको पीछे से आवाज देती है, रज्जो कहाँ जा रही है। आज के दिन बाहर मत जा, आज ग्रहण लगा हुआ है। तुझे कहीं कुछ हो गया तो। रज्जो रज्जो। झुमरी रज्जो को रोकती है, पर रज्जो उसकी ना सुनकर वहाँ से चली जाती है। काली अपनी माँ दुर्गा के साथ बैठी शिवन्या के बारे में बातें कर रही थी। काली, अब तू क्या करेगी। मेरी वजह से शिवन्या यहाँ से चली गई और देखना आज तो ग्रहण भी लगा हुआ है और तू जानती है ग्रहण वाले दिन काली शक्तियाँ कितनी ज्यादा जागृत होती है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, पर अब देखना शिवन्या मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ नहीं सकती, इसलिए वो इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद करने जरूर आएगी। काली अपने लॉकेट पर हाथ रख शिवन्या को याद करते हुए उसे बुलाती है, पर शिवन्या वहाँ नहीं आती। काली बार बार शिवन्या को बुलाती है, पर वो नहीं आती और उसी दौरान काली के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। लगता है ग्रहण लगने से शिवन्या नागिन की शक्तियाँ कमजोर हो गई है और वो पैदल चलकर आई है। मैं दरवाजा खोलती हूँ, तू रुक। दुर्गा अब जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो खुद के सामने झुमरी को रोता हुआ देखती है। झुमरी बहन, तुम इस तरह रो क्यों रही हो। क्या बात है। गुलशन जी ठीक तो है ना। दुर्गा बहन, हमरी रज्जो। पहले तुम अंदर आओ और तसल्ली से बताओ कि क्या बात है। झुमरी अब दुर्गा के घर में आती है और काली को देखकर झुमरी काली को गले से लगा लेती है। काली, हमको माफ कर दे। कल हम तुझसे बहुत ही बेरुखी से बात किए हैं, पर क्या करें, माँ है ना, इसलिए बेटी को तकलीफ और गुस्से में ना ही देख सकते हैं। कोई बात नहीं झुमरी काकी, हो जाता है। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, इसलिए अब आप भी कल की बातों को ज्यादा मत सोचो। कैसे न सोचे,
हमरी रज्जो कल की बातों को दिल पे लगाए ना जाने कहाँ चली गई है। आज ग्रहण लगा हुआ है, हमने उनको बहुत रोका पर वो ना ही रुकी। काली हमरी रज्जो को ढूंढ दे, हमको रज्जो की बहुत चिंता हो रही है। और देखना बाहर ग्रहण की वजह से ज्यादा उजाला भी नहीं है। काली हमरी रज्जो को ढूंढ दे, हम तो हार पैर पकड़ते हैं। काकी ये क्या कर रही हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बाहर जाकर देखती हूँ, रज्जो कहीं नहीं गई होगी, आप शांत हो जाइए। पर काली बाहर ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण कोई मामूली ग्रहण नहीं है, बल्कि तू तो जानती है ना कि इस समय सभी नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती है। माँ रज्जो मेरी बहन जैसी है, उसको सही सलामत यहाँ लाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए अब आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। काकी आप चिंता मत कीजिए, मैं रज्जो को सही सलामत आपके पास लाऊंगी। काली अब बिना सोचे समझे रज्जो को ढूंढने के लिए निकल जाती है। घर से बाहर जाकर काली इधर उधर देखती है और वो चुटकी बजाकर नकाब वाली बन जाती है। अनिरुद्ध अपने हाथों में खोपड़ी का वो छोटा सा बीज लिए उसे देखकर जोर जोर से हंसता है। उसके साथ वो काला साया और खोपड़ी भी वहीं मौजूद थे। तभी अनिरुद्ध कहता है, आखिर वो नकाब वाली हमारे जाल में फंस ही गई। उसकी तलाश में ना जाने क्या क्या नहीं किया मैंने, पर अब जाकर उसे अपने वश में करने का मौका एक बीज के जरिए मेरे हाथ लगा है। मैं इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। ये तो होना ही था। हमने जाल में ऐसा बिछाया था जिसमें उस नकाब वाली को फंसना ही था। उसने हमें खुद के पीछे बहुत दौड़ाया है, अब वो हमारे इशारों पर दौड़ेगी। उसे तो पता भी नहीं होगा कि वो किस तरह से हमारे जाल में फंस गई। काली के गले में खोपड़ी का एक बीज लग जाता है और उसके गले पर एक जख्म बन जाता है। जख्म बनने से काली दर्द से तड़पने लगती है। तभी वो खुद को संभालते हुए उस बीज को गले से निकालकर जमीन पर फेंक देती है और वहां से चुटकी बजाकर गायब हो जाती है। काली के वहां से जाने के बाद वहां पर काला साया आता है और काली के खून लगे उस बीज को हवा में ऊपर उठाकर अपनी हथेली पर रखते हुए कहता है, अब तेरा क्या होगा नकाब वाली? उस बीज को लेकर वो काला साया वहां से गायब हो जाता है। तुमने नकाब वाली के इस खून लगे बीज को यहाँ लाकर मुझे जो खुशी दी है उसे सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। तुमने मुझे खुश होने की बहुत बड़ी वजह दी है। ये तो होना ही था। आखिर मैंने उस नकाब वाली और उस किशनगढ़ को वादा जो दिया था वापस आने का। तुम सब मुझे जलाकर मेरा खात्मा तो कर रहे हो, पर याद रहे मेरा अंत अभी नहीं होगा। मैं वापस आऊंगी और जब आऊंगी तो तुम सबको खत्म करके ही जाऊंगी। लेकिन आप इस बीज से आखिर करने क्या वाले हैं? वही जो मैं अब तक नहीं कर पा रहा था। इस बीज की मदद से मैं उस नकाब वाली को इस दुनिया तक लेकर आऊंगा और यहाँ आने के बाद जो होगा वो उस नकाब वाली ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनिरुद्ध नकाब वाली को अपनी दुनिया में लाने के लिए उस बीज का इस्तेमाल कर काले जादू और तंत्र मंत्र का माहौल तैयार करता है। नकाब वाली रज्जो को ढूंढते ढूंढते जंगल में जा पहुंचती है, जहां वो रज्जो को एक बड़े से पत्थर पर बैठा देखती है। रज्जो यहाँ क्या कर रही है? रज्जो तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी अकेली? तुम जानती हो ना कि आज ग्रहण लगा हुआ है, वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। नकाब वाले की बात सुनकर रज्जो जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर तू यहाँ आ ही गई नकाब वाली, आखिर तू मेरे जाल में फंस ही गई। तुझे क्या लगता है कि मैं रज्जो हूँ? नहीं नकाब वाली, मैं रज्जो नहीं बल्कि अबोनिता हूँ, अबोनिता। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू रज्जो नहीं बल्कि अबोनिता है। तू ये कैसे भूल रही है अबोनिता कि मेरे अंदर दैविक शक्तियाँ हैं। मैं लोगों के हाव भाव से ही पता लगा लेती हूँ कि कौन क्या है। इस बात से अनजान नकाब वाली कि उसके पीछे अबोनिता द्वारा बनाई गई
मायावी दुनिया का दरवाजा प्रकट हो गया है। काली रज्जो में समाई अबोनिता की बात पर गौर कर रही थी। तूने उस दिन मेरे खोपड़ी का अंत किया था, मेरा नहीं। मैं आज भी जिंदा हूँ और देख तू मेरे जाल में फंस गई। तुझे क्या लगा कि हर बार तेरी ही जीत होगी? नहीं नकाब वाली, हर बार तेरी जीत हो ये मुमकिन नहीं। इस बार मेरी जीत होगी और इस बार मैं तुझे मात दूंगी। गांव में शाम का समय हो चला था, साथ ही ग्रहण हटने में कुछ ही समय बाकी था। लेकिन अब तक ना तो रज्जो का कुछ पता चल पाया था और ना ही उसे ढूंढने गई काली का। झुमरी अपनी बेटी की चिंता में दुर्गा के साथ सभी गांव वालों से रज्जो के बारे में पूछती है और अब सभी गांव वालों को रज्जो और काली के गांव ना लौटने की बात की खबर हो जाती है। वहीं नील, नितिन और मुकेश जो कृष से रज्जो के लिए लड़ने जा रहे थे, वो रज्जो के लापता होने की बात सुनते हैं और नील कहता है, यार तू कौन सी अरबी भाषा बोल रहा है? यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि कृष भगा कर तो नहीं ले गया नितिन की होने वाली अर्धांगिनी को, 7 जन्मों की साथी को और उसकी होने वाली जोरू को। तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं लद्दो तेलियो क्लित को मार डालूंगा, लाते बिता दूंगा लाते। तीनों गांव वालों से थोड़ा साइड खड़े ये बातें कर रहे थे और गांव वाले एक जगह इकट्ठा थे। कृष और हर्ष भी काली और रज्जो के गांव में ना होने की बात सुनकर वहां आते हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक ना तो रज्जो का पता चला है और ना ही काली का। आखिर वो दोनों कहाँ जा सकती है? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं काली को फोन करता हूँ। क्या पता काली अब भी रज्जो को ढूंढ रही हो। लेकिन हर्ष बेटा, काली के पास फोन नहीं है, उसका फोन तो घर पर ही रहता है। ये काली भी ना, जब फोन साथ ही नहीं ले जाना था तो मैं उसको लैंडलाइन ही गिफ्ट कर देता। और दुर्गा आंटी, आपने काली को अकेले क्यों जाने दिया? आप मुझे फोन कर देती, मैं उसके साथ चला जाता। अब हम उसको कहाँ ढूंढे? हर्ष बेटा, तुम तो काली को जानते हो ना, वो खुद से पहले गांव वालों को रखती है, उनका सोचती है। ऐसे में वो मेरी कहाँ सुनती है। अब तो मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। पता नहीं काली कहाँ और किस हाल में होगी। हे भगवान, मेरी बच्ची की मदद करो। ना जाने कहाँ होगी हमारी बिटिया। पता नहीं कौन हमारी फूल सी बिटिया को नुकसान पहुँचाना चाहता है। हमको तो लगता है हमारी बिटिया को किसी की बुरी नजर लग गई है। अरे भाग्यवान, बस भी करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सुबह से रो रही हो, रो रो कर सुबह से अपनी आँखों को 0 वाट के बल्ब से 1000 वाट का बल्ब बना दिया है। बिल्कुल चीन की चीनी लग रही हो। हाँ, आपको शुगर है तो हम आपको चीनी ही लगेंगे ना। लो कर लो बात गांव वालों, बेटी लापता है हमनी और ऐसे में आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कृष तो यहाँ खड़ा है, इसका मतलब रज्जो उसके साथ नहीं भागी। फिर रज्जो किसके साथ भागी? ना दाने, ये तब मेले ताती त्यों होता है। मैं तादी ते पहले विधवा हो जाता हूँ, तभी तोई ललती तुलेल नहीं तलती है तो तोई बात दाती है। एक बाल तनी वाल तो तलतो था, तेल हाथों पर लगा लिया था, तब ते तोई भी ललती था, हाथ थामने थे, पहले ही हाथ पितल जाता है। अरे कोई जानवर नहीं निकला है रज्जो को, थोड़ा सा खो ही तो गई है, थोड़ा सा मिल भी जाएगी। ये और हुए हिल रहे हैं? भूकंप आ गया है क्या? कहाँ हिल रहे हैं? हम तो सही खड़े हैं। ये ऐसे नहीं तूने दा, तो बस ताना तुनाई देता है। मेरे भाई मैं समझाता हूँ इसको। मुझे सुन, मेरे दुल्ला बल्ले, नहीं तो ये लो तेला बलता बना देंगे और तुझे तंदूर में टेक कर तेली दावत तल देंगे। ये सुनकर मुकेश चुप हो जाता है क्योंकि खाने पीने की चीजों के नाम सुनकर वो समझ गया था और वो सब कुछ अब जान चुका था कि उसे क्या करना है। और उसने नितिन के होठ भी पढ़ लिए थे। जहाँ एक तरफ झुमरी का रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं दुर्गा को भी अब एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। हर्ष भी काली को लेकर चिंता में था। साथ ही सभी गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर उनके गांव में ये हो क्या रहा है। ये अचानक हवा काहे चल पड़ी है, वो भी इतनी जोर से। हमको तो कछु समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब हमरे गांव में हो का रहा है। ओ मेरे गॉड जी, ये मौसम भी सरकार की तरह बदल जाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ।
रज्जो, हमरी रज्जो आ गई। झुमरी के इतना कहते ही सभी गांव वाले सामने से आ रही रज्जो को देखने लगते हैं। रज्जो की आंखों में एक अलग प्रकार का तेज नजर आ रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी और एक अलग ही खुशी चमक रही थी। और उसको ऐसे देखकर लग रहा था मानो रज्जो को वो मिल गया हो जिसकी उसे चाहत थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक एक मध्यम सी मुस्कान लिए गांव वालों की तरफ बढ़ रही थी। उसे देखकर गांव वालों को एक अजीब सी हैरानी हो रही थी। वहीं रज्जो को आते देखकर मुकेश, नील और नितिन से कहता है, आ गई नितिन की बीवी। मैं तुम दोनों का मामला सेट करके आता हूँ, रुको। मुकेश रज्जो की तरफ बढ़ने लगता है कि रज्जो मुकेश को एक थप्पड़ मारकर उसका गाल लाल कर देती है। और ये देखकर रज्जो की तरफ बढ़ती हुई झुमरी कहती है, हमरी बच्ची कहाँ गई थी तू? देखना कितनी कमजोर हो गई है। हमरी लाडो, आ अपनी माँ के गले लग जा। जहाँ झुमरी रज्जो को देखकर उसके गले लगती है तो वहीं रज्जो एक रहस्यमयी मुस्कान देते हुए उसे भी गुस्से में जोर से धक्का देकर कहती है, दूर हट पागल औरत, मैं तेरी बेटी नहीं हूँ। जब देखो हमरी रज्जो बोल बोल कर मेरा सारा दिमाग चाट गई। एक तो इस मोटे शरीर में मुझे रहना पड़ा। जितना ध्यान तुम बुढ़ा बुढ़ी किशनगढ़ का रखते हो ना, उतना अपनी बेटी का भी रख लेते। ये कैसा बर्ताव कर रही हो अपनी माँ के साथ? ये सब तुम क्या कह रही हो बिटिया? तुम ठीक तो हो ना? ए बुढ़े, अपनी बकवास बंद कर। मैं तेरी बेटी रज्जो नहीं बल्कि अबोनिता हूँ, अबोनिता। रज्जो के मुंह से निकले ये शब्द सुनकर गांव में एक सन्नाटा सा छा जाता है। तभी दुर्गा मन ही मन घबराते हुए कहती है, यानी काली का कहा सच था। रज्जो रज्जो नहीं बल्कि अबोनिता है। पर मेरी काली कहाँ गई? ये तुम क्या कह रही हो रज्जो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो एक इंसान थी। भला एक इंसान दूसरे इंसान के शरीर में कैसे? नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता कृष? मैं वापस आ गई हूँ। अबोनिता वापस आ गई है। और हाँ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि तुम बाहर वाले हो, इस गांव के नहीं। इसलिए तुम इन सभी चीजों में ना पड़ो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यानी वो सही कह रही थी। आखिर क्यों अबोनिता ने खुद को गांव वालों के सामने उजागर किया? क्या फिर गांव वालों को नुकसान पहुंचाने का है उसका इरादा? दूसरी ओर अनिरुद्ध के किस मायावी जाल में फंसी है काली? क्या इस बार कर देगी अबोनिता किशनगढ़ का अंत, या फिर काली लौटकर करेगी एक नई महाजंग का आरंभ? जानेंगे काली के अगले महाअध्याय में। नितिन, नील और मुकेश जब ये सुनते हैं कि रज्जो में अबोनिता है तो नितिन रोते हुए कहता है, मेले तातिया तत्यूं होता है। काली ते प्यालतिया वो दायब लेती है, अबोनिता ते प्यालतिया वो बहलूपिया निकली, और लद्दो ते प्यालतिया तो वो अबोनिता निकली। नितिन ने ये बोला ही था कि तभी मुकेश उनके पास आकर अपना एक हाथ नील और दूसरा हाथ नितिन पर रखकर दोनों से कहता है, सुनो भाइयों, मुझे लगता है शायद रज्जो में ही अबोनिता है। दत्तलीती।